अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो जनाब, आप जब भी कभी किसी नए कंट्री में जाते हैं, चाहे आप एज अ टूरिस्ट जा रहे हो, एज अ स्टूडेंट जा रहे हो, एज अ स्पाउस जा रहे हो या डिपेंडेंट जा रहे हैं, आप डिपेंडेंट कुड बी एनीवन, अ किड और अ स्पाउस एज वेल, या उसके अलावा अगर आप जा रहे हैं स्किल्ड वीज़ा कैटेगरी के ऊपर, तो आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए जाते हैं इमिग्रेशन के, जब आप जाते हैं इमिग्रेशन क्लियर करवाने अपनी। और ये इमिग्रेशन के क्वेश्चंस हर इंसान से किए जाते हैं, आपको एक्सेप्शनल केस नहीं होते जिनसे वो सवाल कर रहे होते हैं। हाँ, लेकिन ये ज़रूरत है, कुछ लोगों से वो सवालात का सिलसिला जो होता है वो 5 मिनट का होता है, कुछ लोगों के 20 मिनट का होता है, कुछ लोगों से 3 घंटे का होता है। डिपेंड्स हाउ यू आंसर। एंड ट्रस्ट में ये सवाल पीस ऑफ केक होते हैं। अगर आप जेन्युइन हैं, आपको पता है आप क्या करने आ रहे हैं, किस वीज़ा कैटेगरी पे आ रहे हैं, तो आपके लिए हलवा है सवाल। मतलब इनमें ऐसा कुछ ही नहीं है जिससे वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके पूछें आपसे। अच्छा, बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल भी आता है, मुझसे मतलब किसी ने पूछा भी था कि अगर भाई मैं जनरली जॉब लेके आ रही हूँ, वीज़ा लगा हुआ है मेरा, तो फिर ये सवाल पूछने ही क्यों है मतलब इमिग्रेशन वालों ने, मतलब क्यों, मतलब इनकी ज़रूरत है ना, क्योंकि मैं तो जेन्युइन आ रही हूँ, पैसे भी दिए, टिकट भी बाई किया हुआ है, वीज़ा भी लिया हुआ है, फिर क्यों सवाल है। तो देखें, ये ऐसा ही है जैसे आप किसी के घर जाएँ और फर्स्ट टाइम जाएँ। अगर आप किसी के घर फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो वो आपसे इंसान पूछेगा, अच्छा आपका नाम क्या है, कैसी रही फ़्लाइट, कैसे आए आप, फ़्लाइट ठीक थी आपकी, क्या करने आए हैं आज आप। मतलब जिस तरह बात होती है ना, बस चिट चैट होती है नॉर्मल, बस नो हाउ करना कि एक दूसरे के बारे में जानना। लेकिन यहाँ फ़र्क यह आ जाता है, जब आप किसी के घर जाते हैं तो आप एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप किसी कंट्री को विजिट करते हैं तो वो कंट्री आप तो इन्फॉर्मेशन गैदर करके जानते हो कि हाँ भाई इस कंट्री में ये जगह है, मैं यहाँ विजिट करूँगा, ये मैं इस पर्पज़ के लिए जा रहा हूँ। लेकिन उस कंट्री के लोग जो इमिग्रेशन बॉर्डर पर बैठे होते हैं वो आपके बारे में कुछ नहीं जानते। तो बस वो मेक श्योर करना चाहते हैं थ्रू क्वेश्चन एंड आंसर कि यार आप अगर आ रहे हो इस कंट्री में तो आप जेन्युइन हो, आप कोई फ्रॉड नहीं करने वाले। वो अपनी जजमेंट के थ्रू आपको ना क्लियर करते हैं बस। सो जनाब, आज की जो वीडियो में मैं कवर कर रही हूँ क्वेश्चन एंड आंसर, वो रिलेटेड टू स्किल्ड वीज़ा कैटेगरी है। देखें, डिपेंडेंट्स एंड स्पाउस के अलग क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, स्किल्ड वीज़ा कैटेगरी के अलग होते हैं, ट्रैवलर्स के अलग होते हैं, उसके अलावा स्टूडेंट्स के अलग होते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर एवरीथिंग इन जस्ट इन वन वीडियो। तो मेरी कोशिश है कि इसके अंदर मैं स्किल्ड वीज़ा कैटेगरी के जितने पॉसिबल क्वेश्चन एंड आंसर होते हैं ना, वो आपको मैं बताऊँ, ताकि आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखें जब आप इमिग्रेशन के काउंटर पर खड़े हों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे, और आपने सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है अगर आपने मेरा चैनल पहले सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू सो मच। सो जनाब, अब बात कर लेते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। उससे पहले भी आपने एक काम करना है, जब आप देखें कि यार एक दो बंदे रह गए आपसे पहले जो काउंटर पे जा रहे हैं और तीसरे नंबर पे आप हैं, चौथे नंबर पे आप हैं, तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स सारे प्रिपेयर कर लेने। डॉक्यूमेंट्स आपसे वो पॉसिबली क्या ले सकते हैं, देख सकते हैं आपसे इवन ड्यूरिंग द इंटरव्यू। मुझे इंटरव्यू नहीं कहना चाहिए, एक्चुअली चिट चैट कहना चाहिए कि आपसे वो क्या पॉसिबली मांग सकते हैं। सबसे पहले तो आपका बेसिकली वो आपसे पासपोर्ट मांगेंगे कि आपका पासपोर्ट देखेंगे, आपने वो अपने पास रखना है निकाल के। देखिए, पासपोर्ट तो बेसिक है, वो तो आपसे डेफिनेटली देखना ही देखना है ना। उसके अलावा आपने रखना है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, उसके साथ ही आपने जॉब ऑफर लेटर रखना है अपना, और BRP कलेक्शन जो आपका लेटर होगा वो आपको इशू किया जाता है कि यहाँ पे आने के बाद, UK आने के बाद आपने कहाँ से अपना BRP कलेक्ट करना है। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपने हैंडी रखने, इनमें से वो कुछ भी मांग सकते हैं आपसे। अच्छा जी, जब आपकी टर्न आती है ना काउंटर पे, तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने काम रहना है, नर्वस नहीं होना, घबराना वगैरह बिल्कुल नहीं है आपने, क्योंकि जितना आप नर्वस होंगे उतना आप चांस देते हैं अगले को अपने ऊपर डाउट करने का। जितना आप काम एंड कंपोज होंगे उतना ही आप अपने चांसेस बढ़ाते हैं इमिग्रेशन जल्दी क्लियर करने का। क्योंकि आधी आवाम फंसती इसीलिए एयरपोर्ट इमिग्रेशन के क्वेश्चंस में कि वो नर्वस होती है, और जितना आप नर्वस है उतने ज़्यादा ना आपके क्वेश्चंस हैं, बस इतना याद रखिएगा। सो जनाब, जब आप इमिग्रेशन काउंटर पे जाएंगे, सबसे पहले वो आपका पासपोर्ट मांगते हैं। आपका पासपोर्ट लेने के बाद उसको बेसिक चेक कर रहे होते हैं कि पासपोर्ट जेन्युइन है या नहीं है, आपकी डिटेल्स मैच करो तो अपने डेटाबेस से। उसके बाद जो इनका फर्स्ट क्वेश्चन होता है ना, वो होता है व्हाट्स योर नेम। आपने अपना नाम बताना है, आपने अपना नाम फुल बताना है जो आपके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन उनका मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है व्हाट्स योर डेट ऑफ बर्थ। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है। अच्छा जी, जो थर्ड पॉसिबली क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं ना आपसे, वो आपसे पूछते हैं वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम टुडे। अब वो आपसे ये नहीं पूछ रहे होते कि आप ट्रांजिट कहाँ से करके आ रहे हैं, वो आपसे पूछ रहे होते हैं कि आप किस मुल्क से आ रहे हैं, किस शहर से आ रहे हैं। तो आपने बताना है कि जस्ट सपोज कराची पाकिस्तान, दैट्स इट। प्लीज़ एक रूल ऑफ थंब याद रखिएगा इमिग्रेशन काउंटर का, कि जितना सवाल किया जाए उतना जवाब देना है। यू डोंट हैव टू बिकम अ चैटर बॉक्स। जितना पूछें उतना टू द पॉइंट जवाब दें। जितना आप ज़्यादा बोलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम उतना ज़्यादा आप फंसते हैं। उसके बाद वो आपसे पूछते हैं कि भाई आर यू ट्रैवलिंग विद एनीवन टुडे। अगर आप अकेले ट्रैवल करके आ रहे हैं तो आपने बताना है जी नो वन।
अगर आपसे कोई आपके साथ ट्रैवल कर रहा है, लाइक आपके बच्चे, आपकी वाइफ ट्रैवल कर रही है आपके साथ, तो आपने बताना है जी मेरी फैमिली मेरे साथ है। इसके बाद क्योंकि आपने मेंशन किया होता है कि आप स्किल्ड वीज़ा कैटेगरी पे यूके आए हैं, तो वो आपसे आपकी जॉब से रिलेटेड, जॉब रोल से रिलेटेड, जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करते हैं और आपने हर सवाल का बहुत ऑनेस्टली जवाब देना होता है क्योंकि उनके पास सारी डिटेल्स होती हैं। आपकी जॉब से रिलेटेड, जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड हर डिटेल्स उनके पास ऑलरेडी मौजूद होती है। सो मेरी जेन्युइन एडवाइस है आपके लिए कि अगर आप एयरपोर्ट इमिग्रेशन काउंटर पे खड़े में हैं तो डोंट बी ओवर स्मार्ट एंड डोंट ट्राई टू ट्रिक दैम। वो सब जानते हैं और वो बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, सालों से उस काउंटर पे वो बैठे होते हैं। मतलब कभी आप जाके देखें ना, ज़्यादातर लोग होते हैं जो एजेड होते हैं, मिड 40s में होते हैं, 50s में होते हैं और उन्हें बंदों को जज करने का ना काफ़ी एक्सपीरियंस होता है। सो जस्ट बी योर सेल्फ एंड बी ऑनेस्ट। अब वो आपसे पूछेंगे आपकी जॉब रिलेटेड क्वेश्चन सारे। उससे भी पहले आपसे वो एक सवाल पूछ सकते हैं, वो है वीज़ा कैटेगरी के बारे में। वो आपसे पूछते हैं कि आप किस वीज़ा कैटेगरी पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपने बताना है कि आप वीज़ा टायर 2 पे कर रहे हैं या टायर 3 पे कर रहे हैं, जो भी आपकी कैटेगरी आपने उन्हें बतानी है। उसके बाद वो आपसे पूछते हैं कंपनी का नाम क्या है, जिस कंपनी में आप जॉब करने जा रहे हैं आपको पूरा नाम पता होना चाहिए उस कंपनी का। उसके बाद आपसे पूछते हैं कंपनी का एड्रेस क्या है। कंपनी का एड्रेस भी आपको फुल पता होना चाहिए, चाहे तो उसका रट्टा मार लें। पोस्ट कोड के साथ पता होना चाहिए, यहाँ पे पोस्ट कोड सबसे पहले पूछा जाता है। अच्छा जी, तीसरा जो पॉसिबल क्वेश्चन अब ज़्यादातर पूछा जा रहा है ना, क्योंकि यूके में इतने स्कैम्स चल रहे हैं, मैंने आपको बताया जॉब्स रिलेटेड, तो ये बातें ज़ाहिर सी बातें उनको भी पता है। अगर हमें पता है तो उनको हमसे ज़्यादा पता है। सो सवाल वो पूछते हैं जी हाउ डिड यू फाइंड दिस जॉब, आपने ये जॉब कैसे ढूंढी। आपने बताना है कि जी आप ऑनलाइन पोर्टल पे गए थे, वहाँ पे आपने अप्लाई किया, CV सबमिट करी और जैसे भी आपको जॉब मिली आपने वो एक्सप्लेन करना उन्हें। टू बी ऑनेस्ट, ये सवाल ना स्कैमर्स को फिल्टर करने के लिए किया है। पहले इतना ज़्यादा होता नहीं था ये सवाल, अब ये बहुत ज़्यादा होने लगा है। सो अगर आपने बिना नर्वस हुए इस सवाल का जवाब दे दिया तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपसे इतना सवाल नहीं होने वाले इस सवाल से रिलेटेड। लेकिन अगर आप ज़रा सा भी कंफ्यूज हुए या नर्वस होना शुरू हुए तो आपसे फिर पॉसिबल और क्वेश्चन किए जाएंगे इसी सवाल से रिलेटेड। लाइक वो पूछेंगे आपसे जी डिड यू गिव एनी इंटरव्यू फॉर दिस जॉब। अच्छा जी, आपने फिर बताना है। फिर वो आपसे पूछेंगे अच्छा डू यू हैव एनी प्रूफ रिगार्डिंग योर कम्युनिकेशन विद योर एम्प्लॉयर। आपको फिर ईमेल शो करना पड़ेंगी। अगर आप नर्वस हैं तो वो आपसे बेतहाशा सवालात पूछते हैं। अगर आपकी वजह से ड्यूरेशन ज़्यादा हो रहा है क्वेश्चंस का, तो वो आपको फिर एक काउंटर पे ले जाते हैं जो नियर बाय इन सब काउंटर्स के बना होता है, जहाँ पे सेपरेटली क्वेश्चन किए जाते हैं। वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर एक आता है, फिर वो आपसे इन डेप्थ क्वेश्चन करता है, सिर्फ ये चेक करने के लिए आप कितने जेन्युइन हो। देखिए, इंसान दो तरह से कन्फ्यूज होता है। एक तो वो कन्फ्यूजन होती है कि आप फर्स्ट टाइम किसी कंट्री में जा रहे हैं, इमिग्रेशन पे क्वेश्चन हो रहे हैं। एक वो होता है जहाँ पे आप जॉब रिलेटेड क्वेश्चन पर कन्फ्यूज होना शुरू हो जाते हैं, जहाँ पे आप प्रॉपरली आंसर नहीं कर पा रहे होते। सो आई ऑलवेज से प्लीज़ अपने जॉब लेटर को अच्छे से पढ़ें, अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ें। जो आपको डेजिग्नेटेड जॉब रोल दिया गया है उससे रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी JD जो आपकी होती है, पूरी जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, उन सबको अच्छे से पढ़ें। आपको पता होना चाहिए कि आप किस जॉब पे आ रहे हैं, क्या करने वाले हैं, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या आपके शिफ्टिंग आवर्स हैं। क्योंकि जब आपको इन डेप्थ बिठा के पूछते हैं ना, तो आपसे इन सब चीज़ों से रिलेटेड बातें पूछते हैं। देखिए, जब आपको उस काउंटर पे ले जाते हैं ना, सेपरेट काउंटर पे, फिर वहाँ जाके कितना ड्यूरेशन लगता है कोई नहीं बता सकता। आपको आधा घंटा भी लग सकता है, 1 घंटा भी लग सकता है, 3 घंटे भी लग सकते हैं, 10 घंटे भी लग सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आप कितना ऑनेस्टली आंसर कर रहे हो, कितना कॉन्फिडेंटली आंसर कर रहे हैं। अच्छा जी, अगर आपको सेपरेट काउंटर पे नहीं लेके गए तो नेक्स्ट पॉसिबल क्वेश्चन आपसे सिंपली होता है कि व्हाट्स योर जॉब टाइटल। जॉब टाइटल आपने वो बताना है जो आपको जॉब ऑफर लेटर में लिखा हुआ दिया गया है। आपने ये नहीं बताना जी मैं IT से रिलेटेड जॉब करने वाला हूँ, नहीं, आपने ये बताना है असिस्टेंट IT टेक्नीशियन। इस तरह से आपने आंसर करना है, मतलब जो आपका स्पेसिफिक टाइटल है आपने वही उन्हें बताना है। ये आजकल जैसे यहाँ पे हेल्थ केयर वर्कर वीज़ा की हवा चली हुई है, तो आपने ये नहीं कहना हेल्थ केयर वर्कर हूँ मैं, आपने बताना है भी सीनियर हेल्थ केयर वर्कर हैं आप, या जूनियर हेल्थ केयर वर्कर हैं, या असिस्टेंट हेल्थ केयर वर्कर हैं। जो आपके जॉब टाइटल पे लिखा है आपका टाइटल, आपने वही बताना है। सो प्लीज़ आपने अपने जॉब ऑफर लेटर को अच्छे से पढ़ना है कि उसमें क्या लिखा है, आपका टाइटल क्या है, आपको कितनी सैलरी ऑफर हुई है, जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें उसमें कवर हुई हैं आपने वो सब याद रखनी, अपने जहन में रखनी, रट्टा नहीं मारना, क्योंकि आपको वो बेसिकली भी पता होना चाहिए कि आपको क्या ऑफर हो रहा है। अच्छा जी, उसके बाद आपसे आपके पास जॉब एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जा सकता है कि भाई व्हाट जॉब वर यू डूइंग इन बैक होम, क्या जॉब कर रहे थे आप, आपकी पास जॉब इस जॉब से कैसे अलाइन है। ज़्यादातर वो इन डेप्थ नहीं जाते पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में, जस्ट रैंडमली आपसे पूछते हैं अगर उनको थोड़ा बहुत हो कि कंसर्न के पास में क्या जॉब थी। लेकिन इसके अलावा वो इन डेप्थ जाके नहीं पूछते कि अच्छा क्या काम कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप किस जॉब से मतलब रिज़ाइन करके आए हैं, किस कंपनी से रिज़ाइन करके आए, ये बातें बेसिकली आपको वैसे भी पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे आपकी सैलरी आपको जो ऑफर हुई है इस जॉब के ऊपर, करंट जॉब पे जिस पर आपने अप्लाई किया हुआ है, आपसे वो पूछेंगे आपको कितनी सैलरी ऑफर हुई है। आपने सैलरी बतानी है। सैलरी यहाँ पे पर एनम सैलरी पूछी जाती है, पर मंथ सैलरी नहीं पूछी जाती। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको पर एनम सैलरी कितनी ऑफर्ड है। आपके जॉब ऑफर लेटर में ये लिखा होगा, आपने एग्जैक्ट सेम बतानी जो आपके जॉब ऑफर लेटर में लिखा हुआ है, क्योंकि वो आपका बोला हुआ और उस लेटर में जो लिखा हुआ है उसको मैच करते हैं।
अच्छा, सैलरी के क्वेश्चन से मुझे याद है, यहाँ पे एक बड़ा पॉपुलर आजकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है इमिग्रेशन पे, और हर वीज़ा कैटेगरी में पूछा जा रहा है ये। हाउ मच डिड यू पे फॉर दिस जॉब? आपने इस जॉब के लिए कितना पे किया? यूके में किसी भी जॉब के लिए पे करना इज़ कंसिडर्ड एज इलीगल। मतलब अगर मैं 10,000 पाउंड पे करूँ किसी जॉब के लिए और मैं उसको बाय करी हूँ जॉब को, तो ये इलीगल है। तो वो ये सवाल आपसे ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि आजकल ये पूछा जा रहा है और जितने भी लोगों को मैं जानती हूँ उनसे पूछा गया है। तो आपने ऑनेस्टली बताना है कि आपने कोई जॉब बाई नहीं करी, आपने जेन्युइन तरीके से अप्लाई किया, तो जेन्युइन तरीके से आपने जॉब ही गेन की है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, व्हेन इज़ योर वीज़ा गेटिंग एक्सपायर्ड? आपको वीज़ा पता होना चाहिए कब एक्सपायर हो रहा है, डेट, मंथ एंड ईयर के साथ। उसके बाद जो आपसे मैंडेटरी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो आपका अकोमोडेशन रिलेटेड पूछा जाता है कि आप यहाँ आ तो गए, अब यहाँ से आगे कहाँ जाने वाले हैं। आपको अपनी अकोमोडेशन का फुल एड्रेस पता होना चाहिए विद पोस्ट कोड। अगर आपको कंपनी ने प्रोवाइड किया अकोमोडेशन तो भी आपके पास डिटेल्स होने चाहिए। अगर आपने खुद से बुक की हुई हैं तो भी आपके पास डिटेल्स होनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि अभी मैंने बुक नहीं कराई। अगर आपने बुक नहीं कराई देन यू विल गो इन ट्रबल, क्योंकि यूके में ये रिवाज नहीं है, ना ही इमिग्रेशन इसको एक्सेप्ट करता है। तो आपकी अकोमोडेशन ऑलरेडी बुक होनी चाहिए अगर आप यूके ट्रैवल कर रहे हैं। सो जनाब, ये तो वो तमाम क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे जाते हैं। सो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखें, इन सब के जवाब आपको ऑलरेडी पता होने चाहिए और कॉन्फिडेंट होकर आंसर दें। काम रहें लेकिन कॉन्फिडेंट होकर आंसर दें। उसके अलावा जो 2-4 और सवाल है मैं वो भी मेंशन कर देती हूँ। मतलब वो आपसे अक्सर पूछ लेते हैं आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में कि आपने कहाँ से पढ़ा है। अगर आप इंडिया, पाकिस्तान या किसी और कंट्री से आ रहे हैं तो वहाँ कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, कौन सा आपका कोर्स था, आपका कोर्स आपके करंट जॉब से कैसे रिलेटेड है। उसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं ये, डू यू नो एनीवन इन द यूके? अगर आप किसी को यूके में जानते हैं या आप नहीं जानते, दोनों सूरतों में आपने कहना है नहीं जानते। जस्ट सपोज अगर आपने पहले ट्रैवल किया हुआ और आपने मेंशन किया आपका बहन भाई यहाँ रहता है, तो जाहिर सी बात है आपने फिर वो बताना ही बताना है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका फर्स्ट टाइम ट्रैवल है, आप किसी को जानते हैं यहाँ पे, तो आपने सिंपली कहना है मैं नहीं जानता। कोई ज़रूरत नहीं बताने की, क्योंकि उससे ज़्यादा फिर सवाल निकलते हैं आगे। अगर आपने कह दिया मैं जानता हूँ, फिर वो पूछेंगे अच्छा वो कौन है, कहाँ रहता है, उसका एड्रेस क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है, यू विल गो इन मोर ट्रबल। मतलब ट्रबल्स इन द सेंस कि आपको और ज़्यादा सवालों के जवाब देना पड़ेंगे। सो अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और आप किसी को जानते हैं यहाँ पे, तो सिंपली कहें मैं नहीं जानता। इससे ये होगा कि आपके सवालात का सिलसिला शॉर्ट हो जाएगा। उसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं कि जी आपने अपना बैग खुद पैक किया था, आपको पता है कि आपके बैग में क्या क्या मौजूद है। इसमें यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं, खुदा ना खासा बैग से कुछ निकला है, कुछ नहीं निकलता। बस वो जनरली पूछ रहे होते हैं आपको जज करने के लिए। तो आपने भी बताना है कि हाँ जी मुझे पता है मेरे बैग में क्या है, मैंने खुद पैक किया है। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे मुझसे बहुत से लोगों ने सवाल पूछा, इवन के कमेंट सेक्शन में मुझसे लोगों ने पास्ट में पूछा हुआ है कि इंग्लिश की रिक्वायरमेंट कितनी ज़रूरी है। मैं आपको एक बात बता दूँ कि इंग्लिश आपको बेसिक आनी चाहिए बोलना। अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती बोलना और आप एयरपोर्ट इमिग्रेशन पे खड़े हुए, तो यकीन माने देयर आर पीपल हु गॉट डिपोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड जस्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इशू। और देखें ये कॉमन सेंस है, अगर आप स्किल्ड वीज़ा कैटेगरी पे आ रहे हैं और आपको बिल्कुल भी इंग्लिश बोलना नहीं आती, तो पहली बात है आपको जॉब कैसे ऑफर हुई, क्योंकि ये तो बात जॉब इंटरव्यू में क्लियर हो जाती है। अगर जॉब ऑफर हुई है तो वो आपकी इंग्लिश उन्होंने सुनी होगी, आपने बोली होगी, तो ही आपको ऑफर हुई है। सो आपको बेसिक इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, इतनी आनी चाहिए कि आप कम्युनिकेट कर सकें। अगर आप बात नहीं कर सकते तो पहली बात है आप जॉब कैसे करेंगे यहाँ पे। सो इस रीज़न के ऊपर बहुत से लोग यहाँ से पास्ट में डिपोर्ट हुए हैं। सो अपनी इंग्लिश को इतना ज़रूर रखें कि आप बात कर सकें, बेसिक कम्युनिकेशन कर सकें जो डे टू डे लाइफ में होती है। बाकी जनाब, इमिग्रेशन कोई हवा नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है जो आप क्लियर ना कर सकें। अगर आप जेन्युइन हैं, ऑनेस्ट हैं, आपको पता है आप क्या करने आ रहे हैं, तो यकीन माने आप 5 से 10 मिनट के अंदर फारिग हो जाते हैं इमिग्रेशन काउंटर से। अच्छा जी, मैं आपको एक लास्ट टिप देती चलती हूँ कि जब आप प्लेन से निकल रहे होंगे तो प्लीज़ ज़रा तेज़ से चलिएगा। अगर आप रो के चलेंगे, सुस्ती से चलेंगे, तो आप उस जो लाइन लगी हुई है ना इमिग्रेशन की, उसमें कोई 300-400 बंदा लगा होता है एक वक्त के अंदर, और कभी कभी कम भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर 300 के करीब तो होते ही होते हैं। तो आपने वो आखिरी बंदा होना है 299 वाला या 300 वाला, और फिर आपका नंबर 4 घंटे बाद, 3 घंटे बाद आना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका नंबर जल्दी आए तो आपने तेज़ से चलना है, ताकि शुरू के जो 10-15 लोग खड़े होते हैं आप उस लाइन में लग जाएं, उनके साथ शुमार हो जाएं। उससे ये होता है कि आधे घंटे, पौन घंटे में आपका नंबर आ जाता है। वैसे तो वहाँ बहुत सारे काउंटर होते हैं एयरपोर्ट के ऊपर, लेकिन क्योंकि जाहिर सी बात है आप किसी भी वीज़ा कैटेगरी में जाएं, इमिग्रेशन वालों ने आपसे सवाल करना ही होता है, तो इसलिए वो डिले हो जाता है। लेकिन अगर आप जल्दी लगे होते हैं तो पॉसिबली आधे घंटे में नंबर आपका आ जाना होता है, और जितनी जल्दी आप यहाँ से फारिग होते हैं उतना ज़्यादा आप रिलैक्स हो जाते हैं। बाकी जनाब, इसी नोट पे आज का व्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आपने कभी भी एज अ स्किल्ड वर्कर वीज़ा इमिग्रेशन क्लियर की है और कोई इसमें से सवाल आपसे पूछा गया था या कोई नया सवाल आपसे पूछा गया था, तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ताकि किसी और को आपकी वजह से हेल्प हो जाए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखेंगे, मुझे दुआ में याद रखेंगे। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।